यह कल्पना कीजिए, एक पूरी जनरेशन बिना जाने ही अपने दिमाग को रिवायरिंग कर रही है। एक जनरेशन जो स्क्रीन्स के पीछे प्लेजर का पीछा करती है, अपने सबसे प्राचीन इंस्टिंक्ट्स को पिक्सेल्स और डोपामिन स्पाइक्स से कंडीशन कर रही है। और अगर यही इनविजिबल रिवायरिंग हमारी सोचने की क्षमता, हमारे रिश्तों, हमारे प्यार करने के तरीके और यहाँ तक कि हमारे परफॉर्मेंस को बदल रही हो, तो स्वागत है उस असहज सच में, जिसके बारे में ज़्यादातर लोग बात ही नहीं करना चाहते। ये है योर ब्रेन ऑन पॉर्न की कहानी, एक किताब जो मॉरल जजमेंट नहीं करती, न ही सेंसेशनलिज्म करती है, बल्कि दिखाती है कि ऑनलाइन पोर्नोग्राफी की लिमिटलेस नॉवेल्टी कैसे ह्यूमन ब्रेन के रिवॉर्ड सिस्टम को हाईजैक कर रही है। कैरी विल्सन द्वारा लिखी यह किताब न्यूरोसाइंस और उन हजारों लोगों की वास्तविक कहानियों का मिश्रण है, जिन्होंने इसे छोड़ने की कोशिश की और आखिरकार समझा कि पॉर्न ने उनके साथ क्या किया था। यह है एक इनविजिबल एपिडेमिक। गैरी विल्सन शुरुआत आंकड़ों से नहीं करते, बल्कि एक शांत स्वीकारोक्ति से, जो करोड़ों लोगों की है कि कुछ गड़बड़ है। लोग घंटों स्क्रीन्स के सामने, लेकिन रियल इंटीमेसी से दूर। इंटरनेट पोर्नोग्राफी, जिसे पहले हार्मलेस फैंटेसी समझा जाता था, अब मास न्यूरोप्लास्टिसिटी का ग्लोबल प्रयोग बन चुकी है, जो दिमागों को बड़े पैमाने पर बदल रही है। विल्सन समझाते हैं कि यह बात शेम या मोरालिटी की नहीं है। यह विज्ञान की बात है कि कैसे ब्रेन का रिवॉर्ड सर्किटरी, जो लाखों वर्षों में इवॉल्व हुआ है, जब एंडलेस हाई स्पीड सेक्सुअल नॉवेल्टी से बम्बार्ड होता है तो इम्बैलेंस होने लगता है। डोपामिन, जो मोटिवेशन और प्लेजर का न्यूरोट्रांसमीटर है, धीरे धीरे अपनी सेंसिटिविटी खोने लगता है। नतीजा, कंपल्सिव बिहेवियर, इमोशनल नमनेस, सेक्सुअल डिसफंक्शन, एंग्जायटी, डिप्रेशन, और ये सब चुपचाप उसी डिजिटल आदत से जुड़ा हुआ। विल्सन की खोज शुरू हुई जब उनकी पत्नी के रिलेशनशिप फोरम पर पुरुष आने लगे बताते हुए कि उनकी लिबिडो घट रही है, इरेक्शन नहीं बन रहा, रियल पार्टनर्स में अट्रैक्शन कम हो रहा है। ये लोग जवान, स्वस्थ, लेकिन हैरान थे। जो सामने आया उसने सेक्सुअलिटी और टेक्नोलॉजी को लेकर आधुनिक धारणाओं को चुनौती दी। एडिक्शन कभी घोषणा नहीं करती, यह चुपचाप आती है आराम के रूप में, एंटरटेनमेंट के रूप में। बहुत से लोगों के लिए इंटरनेट पोर्नोग्राफी एक हार्मलेस एस्केप की तरह शुरू हुई, लेकिन गैरी विल्सन दिखाते हैं कि सतह के नीचे कुछ बहुत शक्तिशाली चल रहा था, जो जल्द ही दुनिया भर में लाखों दिमागों को प्रभावित करने लगा। 2000 के पहले पोर्नोग्राफी सीमित थी। कोई मैगजीन, कोई रेंटल वीडियो, इसे पाने के लिए मेहनत, इंतज़ार और अक्सर शर्मिंदगी से गुजरना पड़ता था। यह फ्रिक्शन एक नेचुरल बाउंड्री थी, लेकिन हाई स्पीड इंटरनेट और ट्यूब साइट्स आने के बाद सब कुछ रातों रात बदल गया। अब कोई भी इन्फिनिट एक्सप्लिसिट कंटेंट तक पहुंच सकता था। इसे विल्सन ट्यूब साइट रेवोल्यूशन कहते हैं, वह पल जब पोर्नोग्राफी एक्सेसिबल से एडिक्टिव बन गई। ब्रेन का एंशिएंट रिवॉर्ड सिस्टम, जो वास्तविक संबंध और रिप्रोडक्शन के लिए इवॉल्व्ड हुआ था, अब आर्टिफिशियल सिग्नल की अनंत बौछार झेल रहा था। और जब किसी सिस्टम को उसकी डिज़ाइन क्षमता से ज़्यादा बॉम्बार्ड किया जाता है, तो वह मेल फंक्शन करने लगता है। शुरुआत में यूजर्स को महसूस नहीं हुआ। उन्हें लगा कि वे लिबरेटेड हैं, वे किसी भी फैंटेसी को कभी भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। लेकिन हफ्तों और महीनों के साथ बदलाव शुरू हुआ। इरेक्शंस कम रिलायबल हुए, वास्तविक पार्टनर्स कम आकर्षक लगे, इमोशंस मंद पड़ने लगे। बहुत से यूजर्स ज़्यादा एक्सट्रीम कंटेंट तक एस्केलेट होने लगे, वही हिट पाने के लिए जो पहले नॉर्मल सीन्स से मिलता था। दिमाग ओवर स्टिमुलेटेड होकर खुद को रिवायरिंग करने लगा। विल्सन इसे वास्तविक टेस्टिमोनियल से समझाते हैं। पुरुष बताते हैं कि वे पार्टनर के साथ क्लाइमैक्स नहीं कर पाते, लेकिन पॉर्न के साथ सब नॉर्मल होता है। कुछ ऐसे फेटिशेस तक पहुंच गए जो उन्होंने पहले कभी इमेजिन भी नहीं किए थे। एक ने लिखा, पहले मैं नॉर्मल चीज़ों से एक्साइटेड होता था, अब मुझे कुछ शॉकिंग चाहिए, सिर्फ कुछ महसूस करने के लिए। ये आइसोलेटेड स्टोरीज नहीं थे। इसे समझाने के लिए विल्सन न्यूरोसाइंस लाते हैं। हर ऑर्गेज़म डोपामिन का सर्च देता है, जो प्लेजर और लर्निंग के लिए जिम्मेदार है। नेचुरल सेक्सुअल इनकाउंटर में यह डोपामिन इंटीमेसी और बॉन्डिंग को 100% तक बढ़ा देता है। लेकिन ऑनलाइन पॉर्न की दुनिया में ब्रेन कनेक्शन की बजाय नॉवेल्टी से रिवॉर्ड पाता है। हर नई क्लिप डोपामिन स्पाइक देती है। यूजर का ब्रेन सीखने लगता है कि रियल कनेक्शन नहीं, बल्कि कांस्टेंट नॉवेल्टी चाहिए। यही रिपीटेटिव ओवर स्टिमुलेशन ब्रेन की रिवॉर्ड सर्किटरी को डिसेंसिटाइज कर देती है। जैसे ड्रग एडिक्ट को हाई पाने के लिए ज़्यादा ड्रग चाहिए, वैसे ही पॉर्न यूजर को अराउजल पाने के लिए ज़्यादा इंटेंस और एक्सट्रीम कंटेंट चाहिए। प्लेजर सिस्टम सुन्न होने लगता है और ऑर्डिनरी लाइफ डल लगने लगती है। रियल सेक्स इवन बोरिंग लग सकता है। यही कोर है विल्सन की परिभाषा की पॉर्न इंड्यूस्ड डिसेंसिटाइजेशन।
और सबसे स्ट्राइकिंग और कंट्रोवर्शियल सिम्टम है पॉर्न इंड्यूस्ड इरेक्टाइल डिसफंक्शन यानी PIDE। पहले डिसफंक्शन को ईजिंग, स्ट्रेस या परफॉर्मेंस एंजाइटी से जोड़कर देखा जाता था, लेकिन फिर यंग हेल्थी मैन जिनमें कुछ अभी टीन्स में थे ये बताने लगे कि वे सिर्फ पोर्नोग्राफी के साथ परफॉर्म कर सकते हैं, रियल पार्टनर्स के साथ नहीं। डॉक्टर्स उलझन में थे और अक्सर उनकी बात को नज़रअंदाज कर देते थे। लेकिन जैसे जैसे ऑनलाइन स्टोरीज बढ़ीं, एक पैटर्न सामने आया। जो लोग पॉर्न छोड़ते गए उनमें नॉर्मल फंक्शन वापस आने लगा, जो लौटे वे फिर उसी समस्या में फंस गए। विल्सन की समझ यह थी कि इंटरनेट पॉर्न पुराने फॉर्म से अलग है। यह दिमाग को सुपर नॉर्मल स्टिमुलेशन से ट्रेन करती है। ये स्टिमुलाई एग्जैजरेटेड, अनरियलिस्टिक और एंडलेसली नॉवल और न्यूरल सर्किट्स को हाईजैक कर लेते हैं जो मूल रूप से सर्वाइवल के लिए बने थे। ब्रेन अडेप्ट करता है, लेकिन ये समझे बिना कि वह जिस रिवॉर्ड का पीछा कर रहा है वह आर्टिफिशियल है। जैसे एक यूजर ने कहा, मैं रियल विमेन से एक्साइट नहीं होता था, सिर्फ पिक्सल्स से। यह एडिक्शन किसी भी दूसरी एडिक्शन की तरह ही चलता है। क्रेविंग, टॉलरेंस, विथड्रॉल और रिलैप्स। विल्सन रेडिट के फोरम्स जैसे r/nofap और योर ब्रेन रीबैलेंस्ड को उद्धृत करते हैं, जहां हजारों पुरुषों ने समान अनुभव साझा किए, इमोशनल नमनेस से लेकर सोशल एंजाइटी तक। बहुतों ने बताया कि पॉर्न छोड़ने से न सिर्फ सेक्सुअल हेल्थ बेहतर हुई, बल्कि फोकस तेज हुआ, कॉन्फिडेंस बढ़ी और मोटिवेशन लौटी। वे खुशियां महसूस करने लगे जो गायब हो चुकी थीं, म्यूजिक का आनंद, बातचीत की वार्मथ, यहाँ तक कि नेचर की सुंदरता भी। इस नैरेटिव में बायोलॉजिकल मैकेनिक्स भी शामिल है। ब्रेन का रिवॉर्ड सेंटर वेंट्रल स्ट्राइटम नॉवेल्टी और रिवॉर्ड पर एक्टिवेट होता है। पॉर्न के हर नए क्लिप पर डोपामिन की पार्ट आती है जो ब्रेन को सिखाती है ज्यादा नॉवेल्टी, ज्यादा रिवॉर्ड। लेकिन ये सिस्टम इन्फिनिट नहीं है। धीरे धीरे डोपामिन रिसेप्टर्स कम होने लगते हैं, प्लेजर डल होने लगता है। यूजर्स ज्यादा सेटिस्फाइड नहीं होते बल्कि कम जीवित महसूस करते हैं। वे बिगर हाइज का पीछा करते हैं खालीपन भरने के लिए। विल्सन इसे रिसर्चर्स के कूलिज इफेक्ट से तुलना करते हैं, जहां मेल एनिमल्स नए मेट देखकर सेक्सुअल अराउजल फिर से पाते हैं, भले पिछले से एग्जॉस्टेड हों। इंटरनेट इस बायोलॉजिकल मैकेनिज्म को हाइपर एक्सेलरेट कर देता है, एंडलेस न्यू मेट्स का इल्यूजन देकर। ब्रेन के लिए ये इरेजिस्टिबल है, लेकिन डिजास्ट्रस भी। विल्सन फ्लैटलाइन कॉन्सेप्ट भी बताते हैं, वो फेज जब पॉर्न छोड़ने के बाद लिबिडो गिर जाता है, एनर्जी खत्म हो जाती है। दरअसल यह ब्रेन की रिकैलिब्रेशन है, विथड्रॉल का समय जिसे परमानेंट डैमेज समझ लिया जाता है। लेकिन अधिकतर लोगों में फ्लैट लाइन गुजरता है और उसके बाद एनर्जी, इंटरेस्ट और वाइटैलिटी की लहर वापस आती है। विल्सन कहते हैं, इस प्रोसेस को समझना रिकवरी की कुंजी है। व्हाट आर वी डीलिंग विथ? विल्सन पूछते हैं और उत्तर है, एक पावरफुल बिहेवियरल एडिक्शन जो डिजायर को रीवायर करती है, एम्पैथी को डल करती है और कनेक्शन की कैपेसिटी को चुपचाप खोखला कर देती है। लेकिन जब हम इसे समझने लगते हैं, इसे नाम देने लगते हैं, हम नियंत्रण वापस पाने की ओर पहला कदम उठाते हैं। गैरी विल्सन अब दिमाग की उन एंशिएंट मैकेनिज्म्स में गहराई से उतरते हैं। वही सर्किट्स जो कभी सर्वाइवल सुनिश्चित करते थे, आज मॉडर्न टेक्नोलॉजी द्वारा हाईजैक किए जा रहे हैं। यह डिस्कशन सिर्फ पॉर्न की नहीं है, यह उसकी बायोलॉजिकल जड़ों की है कि कैसे नॉवेल्टी, प्लेजर और रिवॉर्ड की इच्छा अनकंट्रोल्ड हो जाने पर दिमाग को रीशेप कर देती है। इस सिस्टम के केंद्र में है डोपामिन, डिजायर और मोटिवेशन का मैसेंजर। ये सिर्फ अच्छा महसूस नहीं कराता, ये पुश करता है, चाहो, खोजो, पाओ। डोपामिन सेटिस्फैक्शन नहीं, बल्कि उसके पीछे का इंजन है। हमारे एंसेस्टर्स के लिए यह महत्वपूर्ण था, फूड, मैटिंग और एक्सप्लोरेशन के लिए। लेकिन आज इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की दुनिया में यही सर्किटरी एंडलेस स्टिमुलेशन से अब्यूज हो रही है। विल्सन इसे वांटिंग रन अमॉक युग कहते हैं। वे समझाते हैं कि जब व्यक्ति पोर्नोग्राफी देखता है, वह सिर्फ इमेज नहीं देखता, वह एक न्यूरोलॉजिकल फीडबैक लूप एक्टिवेट करता है। हर नई इमेज डोपामिन स्पाइक देती है। इसमें ब्रेन के मोटिवेशन सर्किट्स पॉर्न के क्यूज पर हाइपर सेंसिटिव हो जाते हैं, जबकि रियल लाइफ प्लेजर फीकी पड़ जाती है, क्रेविंग बढ़ती है, एंजॉयमेंट हटता है। विल्सन साइंटिफिक स्टडीज की ओर इशारा करते हैं कि सुपर नॉर्मल स्टिमुलाई, जो प्राकृतिक रिवॉर्ड्स के एग्जैजरेटेड संस्करण हैं, ब्रेन के रिवॉर्ड सिस्टम को बदल सकते हैं। जैसे चूहा कोकेन पाने के लिए लिवर दबाता रहता है, इंसान भी डिजिटल अराउजल की एक्सट्रीम खोज में लूप में फंस जाता है। समय के साथ प्लेजर रिस्पॉन्स कमजोर पड़ता है, लेकिन वांटिंग बढ़ती रहती है। विल्सन लिखते हैं,
एडिक्ट उस चीज़ को इसलिए नहीं चाहता कि वो उसे अच्छा महसूस कराती है, बल्कि इसलिए चाहता है क्योंकि उसका दिमाग रिवायर हो चुका है कि वही ज़रूरी है। वांटिंग और लाइकिंग के बीच का यह इम्बैलेंस ही एडिक्शन की पहचान है। एक हेल्थी ब्रेन में ये दोनों अलाइंड होते हैं। हम वही चाहते हैं जो हमें पसंद है, लेकिन क्रॉनिक ओवर स्टिमुलेशन में डोपामिन स्पाइक्स इन दोनों प्रोसेसेस को अलग कर देते हैं। यूजर स्टिमुलेशन का पीछा कंपल्सिवली करने लगता है, भले उसे प्लेजर न मिल रहा हो। बिहेवियर एंजॉयमेंट से नहीं, कंडीशनिंग से ड्रिवन होता है। इसे समझाने के लिए विल्सन वेंट्रल स्ट्राइएटम के एक्सपेरिमेंट्स का उदाहरण देते हैं। ड्रग एडिक्ट्स में यह एरिया ड्रग क्यूज पर लाइट अप होता है और पॉर्न यूजर्स में एफएमआरआई स्कैन्स में वही पैटर्न देखने मिलता है। सिर्फ पॉर्न साइट खोलने की एंटिसिपेशन ही दिमाग में इतनी तेज न्यूरल एक्टिविटी पैदा करती है कि कभी कभी एक्चुअल एक्सपीरियंस से ज्यादा पावरफुल हो जाती है। विल्सन बताते हैं कि यह प्रक्रिया सेल्फ कंट्रोल को भी खा जाती है। हमारे दिमाग का प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जो डिसीजन मेकिंग और इम्पल्स कंट्रोल के लिए जिम्मेदार है, क्रेविंग के कांस्टेंट दबाव में कमजोर होने लगता है। हर बार रिलैप्स वह न्यूरल पैथवे मजबूत करता है जो डिजायर को बढ़ाता है, जबकि रिस्ट्रेंट के लिए जिम्मेदार सर्किट्स कमजोर पड़ते जाते हैं। असर सिर्फ न्यूरोलॉजिकल नहीं है, वह साइकोलॉजिकल भी है। विल्सन कई यूजर्स की फर्स्ट हैंड स्टोरीज साझा करते हैं जो बताते हैं कि वे फ्रैगमेंटेड महसूस करते हैं, एंग्शियस रहते हैं या इमोशनली नम हो जाते हैं। कई लोग बताते हैं कि वे ऑर्डिनरी लाइफ में जॉय महसूस करने में अक्षम हो रहे थे। मोटिवेशन गिरता जाता है, सोशल इंटरेक्शन खाली लगता है। एक व्यक्ति लिखता है, समस्या ये नहीं थी कि मैं अपनी गर्लफ्रेंड से प्यार करना बंद कर चुका था, बल्कि ये कि स्पार्क ही महसूस नहीं होता था। विल्सन कहते हैं कि सबसे अलार्मिंग बात यह है कि यह पैटर्न बहुत कम उम्र में शुरू हो रहा है। टीनएजर्स जिनके दिमाग अभी डेवलप हो रहे होते हैं, रियल रिलेशनशिप से पहले ही हाई स्पीड पॉर्न के एक्सपोजर में आ जाते हैं। उनका रिवॉर्ड सिस्टम जो डिजायर और इंटीमेसी के बीच कनेक्शन सीख रहा होता है, प्लेजर को स्क्रीन्स और फैंटेसी से जोड़ने लगता है। यह रीवायरिंग लंबे समय तक इमोशनल बॉन्डिंग, सेक्सुअल अट्रैक्शन और आइडेंटिटी पर असर कर सकती है। जैसा कि विल्सन बताते हैं, एडोलेसेंट ब्रेन सेक्स के बारे में सिर्फ सीख नहीं रहा, वह उस कंटेंट द्वारा प्रोग्राम हो रहा है जो वह कंज्यूम कर रहा है। विल्सन इन बातों को कूलिज इफेक्ट से जोड़ते हैं, जैसा कि एनिमल बिहेवियर में देखा गया है। जब मेल एनिमल को नया मेट मिलता है तो उसकी सेक्सुअल इंटरेस्ट फिर से एक्टिवेट हो जाती है, चाहे वह पहले कितनी भी एग्जॉस्शन में क्यों ना हो। एवोल्यूशन का मकसद है जीन्स को फैलाना। डिजिटल एज में पॉर्न साइट्स वही एंडलेस नॉवेल्टी देती हैं, लेकिन एनिमल्स एनकाउंटर्स के बीच रेस्ट करते हैं। इंसान क्लिक करते ही जा सकता है, एंडलेसली डोपामिन सिस्टम को एग्जॉस्शन तक धकेलते हुए। इस ओवर एक्टिवेशन के बाद आता है डाउन रेगुलेशन, यानी ब्रेन अपनी रक्षा के लिए डोपामिन रिसेप्टर्स की सेंसिटिविटी या संख्या कम कर देता है। यूजर प्लेजर के प्रति कम रिस्पॉन्सिव हो जाता है। रोजमर्रा की खुशियां, खाना, संगीत, बातचीत डल लगने लगती हैं। यहाँ तक कि पोर्नोग्राफी खुद उतनी सेटिस्फाइंग नहीं रह जाती तो यूजर एस्केलेट करता है। विल्सन इसे ड्रग एडिक्शन से कंपेयर करते हैं। टॉलरेंस बिल्ड होती है, विथड्रॉल आता है और कंपल्सिव सीकिंग सोच पर हावी हो जाता है। ब्रेन का रिवॉर्ड सिस्टम जो पहले बैलेंस था, अब पॉर्न को ओवर वैल्यू करता है और रियल लाइफ को अंडर वैल्यू। यही कारण है कि कई यूजर्स कहते हैं कि वे डिटैच्ड महसूस करते हैं, जैसे अपने जीवन को कांच के पीछे से देख रहे हों। विल्सन कहते हैं कि यह साइंस शेम पैदा करने के लिए नहीं है, यह समझ पैदा करने के लिए है। जब यूजर्स समझते हैं कि उनकी क्रेविंग कोई मॉरल फेलियर नहीं, बल्कि एक कंडीशन न्यूरोलॉजिकल रिस्पॉन्स है, तभी वे अपनी वायरिंग को दोबारा से रीवायर करने की शक्ति पाते हैं, माइंडफुलनेस और रियल वर्ल्ड कनेक्शन के जरिए। विल्सन एक कहानी बताता है, एक व्यक्ति की, जिसने क्विटिंग के बाद कहा, ऐसा लगा जैसे मेरी इमोशंस फिर से ऑनलाइन हो रही हैं। मैं किसी वुमन को देखकर अट्रैक्शन महसूस कर सकता था बिना उसे ऑब्जेक्ट में बदले। विल्सन कहते हैं यही असली डिजायर की वापसी है, जो कनेक्शन पर आधारित है, कंपल्शन पर नहीं। अब गैरी विल्सन डायरेक्शन बदलते हैं एक्सप्लेनेशन से ट्रांसफॉर्मेशन की ओर। इंटरनेट पोर्नोग्राफी कैसे ब्रेन के रिवॉर्ड सिस्टम को रिवायर करती है, ये समझाने के बाद वे बताते हैं कि रिकवरी कैसे होती है, कैसे ऑर्डिनरी लोग कंपल्सिव बिहेवियर से वापस सेल्फ कंट्रोल, कॉन्फिडेंस और जेन्युइन कनेक्शन की ओर लौटते हैं। विल्सन बताते हैं कि 2010 के आसपास ऑनलाइन कम्युनिटीज उभरने लगीं, जहां हजारों यूजर्स ने अपनी स्ट्रगल्स और विक्ट्रीज साझा की। बहुत से यंग मैन थे, कुछ अभी टीनेजर्स, जिन्होंने महसूस किया कि उनका कंपल्सिव पॉर्न यूज उनके फोकस, मोटिवेशन, रिलेशनशिप्स और सेक्सुअलिटी को बर्बाद कर रहा था। वे सिर्फ नॉर्मल महसूस करना चाहते थे। समाधान था रीबूट।
यह टर्म कंप्यूटर कल्चर से आती है। जब सिस्टम ओवरलोड हो जाता है तो उसे शट डाउन करके रीस्टार्ट करते हैं। उसी तरह जब ब्रेन नॉवेल्टी के फ्लड से ओवर स्टिमुलेटेड हो जाता है तो उसे रीसेट करने का एक ही तरीका है, साइकिल को फीड करना बंद कर देना, यानी पूरी तरह एब्सटेन करना पोर्नोग्राफी से, और कई मामलों में मैस्टरबेशन से भी उतने समय के लिए। विल्सन इसे कंपैशन और साइंटिफिक क्लैरिटी के साथ समझाते हैं। पहला स्टेज है सबसे कठिन विथड्रॉल। ब्रेन जो डोपामाइन की आदत में था अब रिबेलियन करता है। यूजर्स इरिटेबिलिटी महसूस करते हैं, एंग्जाइटी होती है, इंसोम्निया, फटीग और डिप्रेशन जैसे सिम्टम्स भी। कई लोग फ्लैटलाइन से गुजरते हैं, सेक्सुअल इंटरेस्ट पूरी तरह गायब, जैसे इमोशंस ऑफलाइन हो गए हों। विल्सन इसे ड्रग एडिक्शन विथड्रॉल से कंपेयर करते हैं। ब्रेन को नेचुरल रिवॉर्ड्स की संवेदनशीलता फिर से रीबिल्ड करनी पड़ती है। यह समय अनकंफर्टेबल होता है लेकिन टेम्पररी है। जब दिमाग हील होना शुरू करता है तो डोपामिन रिसेप्टर्स फिर से अपरेगुलेट होते हैं, वे वापस रिस्पॉन्सिव बनने लगते हैं। ऑर्डिनरी एक्टिविटीज़ में भी प्लेजर लौटने लगता है, जैसे सोशलाइजिंग, एक्सरसाइजिंग, क्रिएटिविटी, नेचर और सिर्फ सादा हंसना भी। एक रिकवरिंग यूज़र ने इसे इस तरह बताया, ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरी ज़िंदगी में फिर से रंग भर दिया हो। दूसरे ने कहा, मैंने सिर्फ अपना सेक्स ड्राइव वापस नहीं पाया, मैंने अपनी एम्बिशन भी वापस पा ली। विल्सन जोर देते हैं कि यह मॉरल या कैरेक्टर की लड़ाई नहीं, यह न्यूरोलॉजिकल लड़ाई है। पॉर्न से बने हैबिट्स दिमाग के बेसल गैंग्लिया में गहराई से स्टोर्ड होते हैं, वही हिस्सा जो ऑटोमेटिक बिहेवियर और रूटीन से जुड़ा है। इन्हें बदलने के लिए कॉन्शियस एफर्ट और रेपिटेशन चाहिए। वे ऐसी स्ट्रेटजीज इंकरेज करते हैं जो दिमाग को विपरीत दिशा में रिवायर करती हैं, जैसे फिजिकल एक्सरसाइज जो नेचुरल डोपामिन को बढ़ाता है, मेडिटेशन जो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को मजबूत करता है, और सोशल कनेक्शन जो उन इमोशनल बॉन्ड्स को फिर से बनाता है जिन्हें पॉर्न ने फैंटेसी से रिप्लेस कर दिया था। रिकवरी फेज में होती है। पहला है रिकॉग्निशन, मानना कि समस्या है। दूसरा है एबस्टिनेंस, ट्रिगर को हटाना। तीसरा है रिप्लेसमेंट, हेल्दी रिवॉर्ड्स ढूंढना। और अंत में इंटीग्रेशन, वह अवस्था जहां व्यक्ति अब अर्जेस से लड़ता नहीं बल्कि फिर से बैलेंस्ड महसूस करता है। ये फेजेस वीक्स या मंथ्स ले सकते हैं, हैबिट की गहराई पर निर्भर करता है, पर हजारों लोगों ने सफलता रिपोर्ट की है। वे साइंटिफिक स्टडीज का हवाला देते हैं कि एडिक्शन से हुए ब्रेन चेंजेस न्यूरोप्लास्टिसिटी से रिवर्स हो सकते हैं। वही मैकेनिज्म जो डिजायर को रिवायर करता है वह अनलर्निंग भी कर सकता है। एमआरआई स्कैन्स दिखाते हैं कि प्रोलॉन्ग्ड एब्स्टिनेंस के बाद प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स यानी सेल्फ कंट्रोल की सीट की एक्टिविटी बढ़ जाती है, जबकि रिवॉर्ड सेंटर की हाइपर एक्टिविटी घटती है। यही फ्रीडम का बायोलॉजिकल सिग्नेचर है। पूरे चैप्टर में विल्सन ऐसे टेस्टिमोनियल्स देते हैं जो स्ट्रगल और ट्रायम्फ दोनों दिखाते हैं। एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट लिखता है, पहले कुछ हफ्ते नरक जैसे थे, नींद नहीं आती थी, फोकस नहीं होता था, लेकिन फिर मुझे पता चला कि मैं बिना वजह मुस्कुराने लगा था। ऐसा सालों से नहीं हुआ था। एक आदमी जिसकी उम्र 40 के दशक में है बताता है कि कैसे उसने अपनी वाइफ के साथ इंटीमेसी फिर से महसूस की, इमोशनल डिस्टेंस के सालों बाद। विल्सन सेटबैक्स को भी एक्नॉलेज करते हैं। रीलैप्स कॉमन है क्योंकि दिमाग के पुराने पाथवेज रातों रात गायब नहीं होते, लेकिन हर प्रयास उन कनेक्शंस को कमजोर करता जाता है। मायने रखता है परसिस्टेंस, ये समझना कि हर फेलियर रीवायरिंग प्रोसेस का हिस्सा है। रिकवरी सीधी रेखा नहीं, यह ऊपर की ओर घूमती हुई स्पाइरल है। वे वार्निंग देते हैं कि परफेक्शनिज्म, शेम और सेल्फ लोडिंग रिकवरी को नुकसान पहुंचाते हैं, क्योंकि इन्हीं से स्ट्रेस और एंग्जाइटी आती है जो रिलैप्स को ट्रिगर करती है। इसके बजाय वे क्यूरियोसिटी और सेल्फ कंपैशन की सलाह देते हैं, रिकवरी को सेल्फ अंडरस्टैंडिंग का प्रयोग मानते हुए। जब यूजर्स क्रेविंग्स को ऑब्जर्व करना सीखते हैं बिना उनके अनुसार एक्ट किए, वे कंट्रोल वापस हासिल करते हैं उन ऑटोमेटिक सिस्टम्स से जो पहले उनके बिहेवियर को चला रहे थे। विल्सन कहते हैं कि वापस कंट्रोल पाने का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है रियल वर्ल्ड प्लेजर को फिर से डिस्कवर करना। पॉर्न सेक्सुअलिटी को इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन में कंप्रेस कर देता है, इंटीमेसी से डिस्कनेक्ट करके। रिकवरी इसके उलट काम करता है, कनेक्शन को रीबिल्ड करते हुए। कई रिकवरिंग यूजर्स केवल सेक्सुअल फंक्शन में सुधार ही नहीं बताते, बल्कि अट्रैक्शन की गहराई, पेशेंस और एम्पैथी में भी बदलाव बताते हैं। सेक्स कंजम्पशन नहीं रहता, कनेक्शन बन जाता है। वही न्यूरोप्लास्टिसिटी जो दिमाग को गुलाम बनाती है वही उसे आज़ाद भी कर सकती है। दिमाग फिक्स्ड नहीं, अडेप्टिव है। हर दिन विदाउट पॉर्न नए न्यूरल पाथवेज बनाता है, फोकस, मोटिवेशन और इमोशनल प्रेजेंस के। जो कभी वीकनेस लगता था वही विल पावर बन जाता है, जो कभी नमनेस थी वही फिर से लाइफ बन जाती है।
विल्सन रीडर्स को याद दिलाते हैं रिकवरी प्लेजर को रिजेक्ट करने के बारे में नहीं है, बल्कि उसे दोबारा से नेचुरल और ह्यूमन रूप में पाने के बारे में है। गोल डिजायर को बंद करना नहीं है, गोल डिजायर को फिर से सांस लेने देना है। जब आर्टिफिशियल स्टिमुलेशन रुकता है, माइंड शांत होता है, बॉडी हील होती है। अंतिम सेक्शन में गैरी विल्सन बड़ा सवाल पूछते हैं, क्यों इतने सबूत होने के बावजूद समाज अभी भी इंटरनेट पॉर्न के रिस्क्स को डिनाई करता है? वे कहते हैं कि कारणों में एक है कल्चरल डिस्कम्फर्ट, लोग इस बारे में बात करना ही नहीं चाहते, और दूसरा इकोनॉमिक बिलियंस क्लिक्स से कमाए जाते हैं। लेकिन असली कारण यह है कि यह इश्यू टेक्नोलॉजी, साइकोलॉजी और आइडेंटिटी के बीच खड़ा है। यह हमें यह देखने पर मजबूर करता है कि क्या होता है जब एंशिएंट इंस्टिंक्ट्स इन्फिनिट डिजिटल सप्लाई से टकराते हैं। विल्सन होपफुल टोन पर एंड करते हैं, वही दिमाग जो पॉर्न से रीशेप हुआ, अवेयरनेस, पेशेंस और कनेक्शन से फिर रीशेप हो सकता है। रिकवरी स्टोरीज साबित करती हैं कि न्यूरोप्लास्टिसिटी दोनों दिशाओं में काम करती है। समय के साथ बैलेंस लौट सकता है और रियल इंटीमेसी वापस आ सकती है। गैरी विल्सन की योर ब्रेन ऑन पॉर्न सेक्सुअलिटी पर हमला नहीं है, यह टेक्नोलॉजी की ताकत के बारे में चेतावनी है, जो हमें वह बनाती है जो हम कंज्यूम करते हैं। यह साइंस और ह्यूमैनिटी का मिश्रण है जो बताता है कि हमारा दिमाग डिजिटल फैंटेसी और रियल एक्सपीरियंस में फ़र्क नहीं करता। हर क्लिक हमें रिवायर करता है। अगर आपने कभी सोचा है कि फोकस क्यों मुश्किल हो रहा है, इमोशंस क्यों फ्लैट लगती हैं, या रियल इंटीमेसी क्यों दूर महसूस होती है, शायद जवाब दुनिया में नहीं, आपकी स्क्रीन पर है। और शायद, जैसा विल्सन कहते हैं, आज़ादी उसी पल शुरू होती है जब आप स्क्रीन से नज़र हटाने का फैसला करते हैं।